हमारे साथ इस वक्त जो है उमैर राना साहब, डायरेक्टर जो है फारूक रिंद साहब और बिलाल अब्बास साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमें ज्वाइन करने का। अब ये तीनों जो मौजूद हैं हमारे साथ, तो हम क्यों ना ये करें कि इस ड्रामे का एक प्रोमो वगैरह कुछ सीन्स, कुछ क्लिप्स देख लें ताकि लोगों के जहनों में जरा याद ताज़ा हो जाए। उनको पता जरा चले कि ये किसकी बात हो रही है। बातें चुराती हुई शाम से क्या कहे, ओ सब कुछ तेरे नाम है, कैसे आगे बढ़े प्यार के सदके, इस प्यार के सदके, प्यार के सदके। ये है जी प्यार के सदके। फारूक रिंद साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फारूक साहब, ये बताएं कि आप जब ये ड्रामा डायरेक्ट कर रहे थे, जाहिर है इन आर्टिस्ट के साथ आप काम कर रहे थे, स्टोरी को पढ़ रहे थे, आपको पता था ये इतना मकबूल हो जाएगा? नहीं, इतना अंदाज़ा नहीं था। और ड्रामे से पहले अगर ईमानदारी से बोला जाए तो अंदाज़ा नहीं होता। कभी ये भी होता है कि आप की उम्मीद ज़्यादा होती है और वो उस तरह से नहीं होता, और कभी इतनी नहीं होती। इसका इतना अंदाज़ा नहीं था। हाँ, अच्छा, जब आपने इस ड्रामे का स्क्रिप्ट पढ़ा तो आपको क्या लगा कि इस ड्रामे के अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है जो इस ड्रामे को दूसरे ड्रामों से अलग करती है? इसमें ना जो सिंपल ड्रामा है और लाइट सा है, क्योंकि हम लोग जो अगर देखते हैं कि पीटी के दौर में जो कुछ ड्रामे जो बहुत मकबूल हुए थे वो सिंपल ड्रामे लाइट से थे और बहुत ज़्यादा कोई जिसमें कहा जाए एक्शन वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं थी। तो ये इसलिए मुझे अच्छा लगा कि लाइट सा है, सिंपल है, कर दिया जाए। अच्छा, उमैर साहब की तरफ जरा चलते हैं। उमैर राना साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। ये बताएं कि आपका किरदार तो जो इस ड्रामे में है वो बड़ा ही खतरनाक सा है। लोग उसको मतलब बातें, जब हम घर वालों के साथ ड्रामा देख रहे होते हैं तो लोग कहते हैं मतलब गुस्सा आ रहा होता है उनको आपके किरदार पे। ये किरदार आप करने के लिए रजामंद हो गए थे आराम से? तकरीबन आराम से हुआ था, लेकिन सही बताऊं वाकई मुश्किल लग रही थी। लेकिन और आपके पिछले सवाल से भी मैं जोड़ूं, इस तरह की स्क्रिप्ट और इस तरह के किरदार के लिए आपको एक बहुत बड़ी जो चीज चाहिए होती है वो है टीम, और उससे ना कि सिर्फ बाकी एक्टर्स बट पर्टिकुलरली द डायरेक्टर। तो जब फारूक भाई थे इस पे तो आई रियलाइज कि चलें ठीक है, ये फिर किसी ढंग या अदब या तरीके से किया जा सकता है, तो लिहाजा फिर आई फेल्ट लिटिल मोर कंफर्टेबल। लेकिन मुश्किल भी तो था ना, मतलब मुश्किल तो था एक तरह से, और क्योंकि नेगेटिव किरदार भी बड़ा नेगेटिव है। मुश्किल तो डेफिनेटली था, बहुत मुश्किल था। लेकिन जैसे मैंने कहा आसान इसलिए बना क्योंकि उसमें जस्टिफिकेशन डालना बहुत जरूरी थी कि देखें जी, सर्वर को नहीं लगता कि वो गलत कर रहा है, आपको और मुझे लग रहा है ना कि हम तो देख रहे हैं कि जो कर रहा है गलत कर रहा है, लेकिन सर्वर की जहन में और दुनिया में इतने कई सर्वर हैं जो कि गलत पे गलत करते जाते हैं, लेकिन वो अपनी बुनियाद में अपनी दुनिया में जस्टिफाइड है। तो ये बड़े राइटर की और बड़े डायरेक्टर की निशानी होती है कि वो विलन को विलन ना दिखाए, चूंकि उसको ये जस्टिफाई कराए कि जी ये वाकई जस्टिफिकेशन के साथ ये काम कर रहा है। There is a reason for this madness. अच्छा, अब बहुत सारे लोग, and as an actor that was the challenge that I had, and I think Farooq bhai has a great support as I said, who helped me. उन्होंने ऐसे सीन्स भी क्रिएट किए, हमने माहौल भी बनाया, बैक स्टोरी भी बनाई, जो कि काफी सारी हमने दिखाई भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट वी वर्क टुगेदर ऑन इट। अच्छा, अब ये शख्स जो है उमैर राना साहब, जो किरदार आपने किया है, ये सर्वर का जो किरदार है, सर्वर साहब, ये इसका तो सर्वर ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या सोचता है ये। मतलब एक अमीर खातून से पहले उसने शादी की, कमाल काम कर दिया, उसके बाद अब जो उसका एक तरह से सौतेला बेटा है या जो भी, उससे फिर वो उसकी एक तरह से मंगेतर है, उससे वो करना चाह रहा है अपनी शादी। ये मतलब अदाकारी के स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे इस किरदार के हवाले से कि जरा सी भी शर्म नहीं आती ये किरदार करते हुए? चले ये मैं आपको थोड़ा समझा दूं। पहली बात तो ये कि बुनियादी बात, देखिए सर्वर की तरफ से आ रही है, मेरी तरफ से नहीं आ रही। सर्वर की तरफ से क्या आ रही है, सर्वर को कि माजबीन जो है उससे इश्क हो गया। माजबीन बाद में जाके इसकी सौतेले बेटे की बीवी बन जाती है, वो एक उसके लिए अजाब दर अजाब है जी। लेकिन उसको एक मासूम औरत लड़की से इश्क हो गया। पहली बात तो फिर ये सवाल उठना चाहिए कि इस वजाहत के बाद कि भाई इस तरह के बंदे को, खुरुंड आदमी जिसे हम कहते हैं, उसको इतनी मासूम लड़की से इश्क हुआ है।
यानी कि यही कोई कहानी होगी जो कि चंद अभी एक दो किस्सें गुजरी है, उसमें थोड़ा सा अंदाजा हुआ है जब वो माँ को भी कहता है कि माँ तक मुझे नहीं पहचानी, कि इसकी जो बचपन था या जवानी थी उसमें शायद कोई मासूमियत थी जिसकी ये तलब में था या जिसकी ताक में था, और फिर उससे वो खो गई। और वो क्यों आया? वो इस तरफ आ गया कि जी दुनिया में अगर जीना है तो फिर इस तरह जीना है कि अमीर औरतों को तुम शादी करो, या कोई ताकत होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो इस नैरेटिव से हमने भी दिखाया कि मासूमियत जैसे हमने थ्रू आउट दिखाई है, और फारूक भाई ने बहुत खूब दिखाई है, यमुना और अब्दुल्ला के कैरेक्टर से भी बहुत खूब दिखाया है। लेकिन साथ ही साथ दुनिया कितनी हार्श है, और दुनिया का तौर तरीका यह है कि कामयाबी की सीढ़ी यही है। अच्छा, ये तो सीरियस बात हो गई ना, बिल्कुल अहम बात हो गई। अब मैं जरा इस पे आगे आपसे बात करूंगा कि जिस तरह अमीर खातून से आपने शादी की, जिंदगी पे क्या फर्क पड़ जाता है, और ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आस्किंग फॉर अ फ्रेंड ऐसे कर रहा हूं मैं, लेकिन ये कि पहले जरा बिलाल अब्बास के पास जाते हैं। फ्रेंड नहीं, मुझे लग रहा है आप टिप्स मांग रहे हैं। आस्किंग फॉर अ फ्रेंड है, देखिए मैंने कह तो दिया है। बिलाल अब्बास के पास जाते हैं। बिलाल अब्बास जो है वो हीरो हैं, और अब्दुल्ला साहिब, हाँ अब्दुल्ला साहिब जो नाम ले, उनकी तो बहुत कशमकश चल रही है, कशमकश भी है जिंदगी में। अच्छा, दौलत भी बड़ी है इनकी जिंदगी में, लेकिन ये है कि पहले उनकी जो खातून होती हैं, वो उन्हें रिजेक्ट कर देती हैं, फिर ये यमुना से शादी का। एक आपकी बीवी है, अब जो सिचुएशन अब है वो ये है कि एक आपकी बीवी है और एक आपकी मंगेतर है। इतना लकी कैसे हो सकता है कोई बंदा? इतना सॉरी व्हाट? इतना लकी कैसे हो सकता है कोई बंदा? सर ये लकी नहीं है, ये लकी नहीं है, ये आपको लकी लग रहा है। जो सिचुएशन में होता है उससे पूछें कितना अजियत होती है। ये अब्दुल्ला इज़ नॉट लकी। अब्दुल्ला जितनी प्रॉब्लम में आपको उसके दर्द का एहसास नहीं हो रहा है, आप उसको लकी समझ रहे। अच्छा, तो क्या क्या दर्द है, क्या चाहता है अब्दुल्ला? अब्दुल्ला क्या चाहता है? जो चाहता है वो इंशाल्लाह अगले 2-3 एपिसोड्स में जितने भी व्यूवर्स हैं उनको पता चल जाएगा कि क्या चाहता है। फाइनली ही विल मेक अ डिसीजन, जो भी डिसीजन होगा। सही। अच्छा, इन मतलब ये दोनों में से किसी एक को चुनेगा? कह सकते हैं, कह सकते हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि दोनों को साथ को छोड़ दे। नहीं, ये भी हो सकता है दोनों ही को छोड़ दे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि दोनों को साथ रख ले ताकि किसी का भी दिल ना टूटे। ये क्यों नहीं हो सकता फारूक साहब? ये क्या बात है भाई? किसी का दिल तोड़ना जरूरी है क्या? बिलाल तो जो ना, मैंने कहा कि पहले से ही लकी है, और जो है इसके पास चॉइसेस बहुत हैं। जो ना मैंने पहले ही इसको कह दिया कि भाई अपनी शेव वेब जो ना करके रखिएगा ताकि पत्तियां मिलेंगी आपको इनमें। तो दोनों रख सकता है, और इसकी लाइन आगे आए भी इस तरह की। ठीक है। अच्छा, अब मरकजी किरदार। अच्छा, थोड़ी वीडियो नहीं आ रही तो मेरी प्रॉब्लम हो रही है मुझे ना। अच्छा, ऑडियो की थोड़ी सी प्रॉब्लम। ठीक है, ऑडियो ठीक कराते हैं। इतनी देर में हमें ज्वाइन किया है मरकजी किरदार जो इस ड्रामे की है, जिनके इर्द गिर्द ये सारा मामला घूम रहा है, जिनके इर्द गिर्द सरवर भी घूम रहा है, जिनके इर्द गिर्द अब्दुल्ला भी घूम रहा है, और उसके सितारे भी बड़े गर्दिश में हैं। यमुना जैदी वो किरदार अदा कर रही है। ज्वाइन कर लिया यमुना ने? बिल्कुल। अब प्रोग्राम शुरू हुआ है भाई। यमुना जैदी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सबको अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। यमुना बताएं आप कैसी हैं? सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को मैं तो यकीनन नजर आ रही होंगी, लेकिन मुझे आप लोगों में से कोई भी नजर नहीं आ रहा। आप हमें दिल की आंख से देखें, बाकी तमाम लोगों को भी दिल की आंख से देखें। ये टेक्निकल थोड़ा सा है सिलसिला कि हम आपको देख सकते हैं, लेकिन आप भी आपको देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ये बताएं जरा अपने किरदार के बारे में तो बताएं, ड्रामे के बारे में। अब किरदार के बारे में मैं क्या बताऊं? लोगों को तो मेरे ख्याल से मेरे किरदार का मुझसे ज्यादा ही पता चल चुका है। अब तक माशाल्लाह से 26 किस्तें, 26 एपिसोड्स जो गुजरे हैं, वो बड़ा ही जबरदस्त जर्नी रहा। बल्कि आपके चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं तो बहुत ज्यादा सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि सबने इतना प्यार और इतनी ज्यादा अप्रिसिएशन जो है वो सबने अपनी हमें दी, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, अच्छा, दुआएं भी लोग बड़ी कर रहे हैं। हाँ। सर्वर से बचा के रखना अल्लाह इसको, इस बच्ची को, प्यारी बच्ची को सर्वर से बचा के रखना, ये दुआएं भी लोग बड़ी मांग रहे हैं। अच्छा, अब ये जो बच्ची है यमुना, ये एक तो ये कि एक्टिंग आपने बहुत अच्छी की और बड़ा जबरदस्त आपका किरदार उसके अंदर सबके सामने आया। ऑल प्रेज फॉर यू। लेकिन सवाल पूछने वाले और सवाल सोचने वाले ये सोचते हैं कि जब ऐसी बच्ची पैदा होती है तो लोग पूछते हैं यार ये किस पर चली गई है? हाँ, ये आपके साथ भी हुआ था? ये आप महाजमीन की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल।
जी बिल्कुल ये तो बल्कि लेकिन इस तरह के इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स जो है वो बड़े कम होते हैं और बाकी लोग पूछते हैं कि ये किस पे चली गई। और लेकिन आपने जैसे सब लोगों ने देखा कि माजबीन की जो फादर और उसकी जो अम्मा और अब्बा हैं वो दोनों बड़े पैम्परिंग्स हैं और बड़े कोऑपरेटिव्स हैं। हाँ। और वो बहुत ज्यादा नहीं इस बात को हब्बा बनाते, जिसकी वजह से माजबीन जो है वो कोप कर लेती है पूरी दुनिया से और पूरे लोगों से, इर्द गिर्द के लोगों से। अच्छा, अब इस ड्रामे में आपने अपना जो किरदार है उसमें आप बड़ी मेहनत से इम्तिहानात में फेल होती हैं और जाहिर है ये बड़ा एक अहम काम है, तो इसकी आपने अलग से प्रैक्टिस की थी या पहले तजर्बा था? नहीं, तजुर्बा तो खैर नहीं था, लेकिन जिस तरह से माजबीन फेल होती है बार बार फेल, एक दफा तो खैर में हुई थी, बट ये कि बड़ी एम्बैरसिंग बात होती है। लेकिन माजबीन ने तो बड़ा डट के मुकाबला किया तमाम फेलियर्स का। उसकी जिंदगी में जितने भी फेलियर्स, जितनी भी उसकी पर्सनल लाइफ में, उसकी पढ़ाई की जिंदगी में जितने भी आए, तो वो बड़ा जो है वो उसने डट के मुकाबला किया इसका। अच्छा, यमुना हमारे साथ ही रहिएगा, हमें उमैर साहब की तरफ जाने दें। उमैर साहब, अब बताएं थोड़ा सा कि अब यमुना ने तो अपने फेलियर्स के बारे में बात की, माजबीन के भी फेलियर की हमने बात की, क्या आने वाले एपिसोड्स में सरवर की भी कोई फेलियर्स या कोई अचीवमेंट्स वगैरह हम देखेंगे ड्रामे में? देखिए, ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, ये तो मैं कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड हूँ। ये जो आपने कोने में हम लगाया हुआ है ना, इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड किया कि आई कांट से एनीथिंग। लेकिन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कामयाबी क्या है और नुकसान क्या है। लेकिन आने वाले एपिसोड्स में आप आवाम को, लोगों को जो देख रहे हैं, जो व्यूअर्स पसंद कर रहे हैं, उनको और किस तरह से हुक रखेंगे? आप क्या उनको कहेंगे कि वो ये ड्रामा क्यों देखें? और देखिए, यही तो कमाल है। सबसे पहली बात तो ये देखें जी, फारूक भाई ने अगर कुछ किया होगा तो कुछ किया ही होगा, जिसकी बुनियाद पे मजेदार किस्म की चीज जुड़ेगी। क्योंकि फारूक रिंज जब कोई डायरेक्ट करते हैं तो उनका स्टाइल अपना है, तो उनके वेरी ओरिजिनल सिग्नेचर स्टाइल, तो वो फिर किसी ना किसी तरीके से जरूर निकलता है। और सवाल हमेशा बिलाल की तरफ जाते हैं जी, बैड गाय कौन है? क्या बिलाल का कैरेक्टर बुरा है, सरवर का या अतीका जी का? विल फाइंड आउट इन द एंड असल में कौन बुरा कैरेक्टर है। बिल्कुल सही। अच्छा बिलाल, ये जो अब्दुल्ला का किरदार है इसका एक खास मैनरिज्म है, और अगर हम देखें तो इस किरदार की एक बड़ी खास साइकोलॉजी है। तो आपने कितना स्टडी किया या कितना प्रिपेयर किया इस किरदार को करने के लिए? एक तो उसका बोलने का मैनरिज्म, और फिर दूसरा ये कि वो जिस ट्रॉमा से गुजर रहा होता है और जिस तरीके से वो अपनी पर्सनैलिटी को समझता है और फिर उसी के हवाले से आगे बढ़ता है, डरता भी है, कुछ काम करना भी चाहता है, इसके लिए कितनी प्रिपरेशन थी? मैं स्टार्ट में व्हेन आई वाज ऑफर्ड द स्क्रिप्ट मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल था, शैल आई डू इट और नॉट। मेरे कुछ कंसर्न्स थे, बट आई थिंक अगर आपका आधा काम बहुत आसान हो जाता है, अगर आप एक अच्छी टीम के साथ काम कर रहे हो, अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो, अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हो, सो मैं ऑनेस्टली मैं मॉडस्ट नहीं बन रहा हूँ, मगर बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है यमुना को, फारूक दादा को, उमैर भाई को, इन सबको। आई थिंक सबके साथ काम करते करते 3-4 दिन में ही एंड वो फारूक दादा की जो थॉट प्रोसेस था कैरेक्टर को लेके, मैंने सिर्फ उनको फॉलो किया एंड खुद ही खुद सब कुछ हो गया यार। तो ये तो बड़े डायरेक्टर की निशानी होती है कि उसके एक्टर को काम इतनी मेहनत ना करना पड़े, वो कितना प्रिपेयर होकर आता है। फारूक साहब, आप बताइएगा कि आपकी जो एक तरीके से जब कैरेक्टर डेवलप कर रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, और फिर मैं म्यूजिक की भी बात करूंगा, बड़ा अलग यूनिक म्यूजिक है इस ड्रामे का। अच्छा, नहीं जाहिर है, ये मैं कितना भी सोचूं, अगर बिलाल जो है ना कर सके या यमुना ना कर सके तो फिर मैं क्या करूंगा। दोनों ने जो भी किया, अच्छा दूसरी ये कि एनर्जी मिलती है इनको देख के, मुझे एनर्जी आर्टिस्ट को देख के मिलती है। बिलाल को देख के मुझे एनर्जी मिली, उमेराना को देख के या यमुना को देख के। यमुना के साथ, क्योंकि पहले भी मैं जो ना इन दोनों के साथ फर्स्ट टाइम था, तो यमुना के साथ पहले भी हम 3-4 प्रोजेक्ट कर चुके हैं, तो मुझे आसानी यमुना के साथ थी कि केमिस्ट्री थी हमारे। बिलाल ने जिस तरह से किया, मैं सच्ची बात बताऊं कि मुझे लगा कि शायद कोई कर सके, या यमुना ने किया या उमेराना ने किया या अतीका जी ने किया या दूसरे नाम अपनी जो भी हैं, तो ज़ाहिर इनको देख के मुझे एनर्जी मिलती है, सच्ची बात है। ओके, अच्छा यमुना की तरफ चले जाते हैं। हाँ, यमुना ने सेट पे सबसे ज्यादा एंजॉय वैसे क्या किया, ये भी बताइए। जी, क्या फिर से प्लीज पूछिए। सेट पे एंजॉय क्या चीज की, कौन सा आर्टिस्ट आपको? हाँ, एक तो ये कि सेट पे मैं तो जितनी महजबीन जो है वो नडर और इस तरह की है, बेखौफ सी, असल में तो मैं सबसे ज्यादा डरी हुई होती थी और सबसे ज्यादा मैं सबसे पूछ रही होती थी
किससे डरी हुई होती थी? कौन डराता था आपको? वो था कौन शख्स? नाम बताएं जरा खुल के। कैरेक्टर डराता था और कौन डराता था? कैरेक्टर बहुत डराता फारूक था। साहब। फारूक भाई ने बहुत चीजों में स्क्रिप्ट तो नो डाउट बहुत लाजवाब लिखा हुआ था, लेकिन दादा ने बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज भी करवाया चीजों में, सिचुएशन में, जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा हंसे। वो उसी वक्त बनाए हुए सीन्स थे जो कि फारूक भाई ने ऐड किए। कुछ जी बिल्कुल, बहुत सारे हम गिनवाना शुरू करें तो बस लिस्ट बन जाए बहुत लंबी। तो दादा तो मैं तो कहती हूँ हमेशा से कि बहुत ही सपोर्टिव और बहुत ही लाइट मोड पे काम करते हैं। और नो डाउट बिलाल के साथ में पहली दफा काम करी थी, बिलाल ने तो कमाल किया है, उमैर राना ने कमाल किया है, अतीका जी ने कमाल किया। हमारी बेस्ट टीम थी हमारी टीम। टीम तो वाकई बेस्ट थी क्योंकि भरपूर जबरदस्त एक्टर्स हैं। मतलब अतीका साहिबा की बात करें, उमैर राना साहब की अपनी एक्टिंग देखें तो वो भी कमाल की। मतलब समझ में आता है कि कोई रिसर्च करता है। उमैर साहब, आप जरा मुझे ये बताइए कि आप जब किसी ड्रामे को सिलेक्ट करते हैं, अब जाहिर है अगर ऐसा किरदार हो, नेगेटिव हो, तो क्या आप देखते हैं उस किरदार में पढ़ने के बाद और फिर आप कहते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ और ये करना चाहिए मुझे? मेरे को पहली बात तो as of late मैं हर एक को कह दिया I'm not doing anymore, I'm not signing any more negative characters। लेकिन negative character साइन करने के लिए मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था जो हमने शुरू में आपने जो बहुत सही सवाल पूछा है कि उसको जस्टिफाई किस तरह करना है। तो जब कैरेक्टर जब मिलता है, सबसे पहली चीज तो मैं स्टोरी देखता हूँ, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कैरेक्टर। और कैरेक्टर से ये नहीं कि जो अमूमन बात जुकात लोग समझते हैं कि स्क्रीन टाइम कितना होगा, इट्स लाइक इस कैरेक्टर में मार्जिन कितना है एज एन एक्टर दैट यू कैन एंजॉय। तो अब आपने मना क्यों कर दिया? एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड, मतलब किसी एक्टर की ग्रोथ के लिए तो नेगेटिव्स पॉजिटिव्स करना बहुत जरूरी है ना, तो आपने मना क्यों कर दिया? आप नेगेटिव कैरेक्टर से इतना नेगेटिव क्यों हो गए? दो वजह। पहली वजह तो ये कि मेरी बेटी ने कहा था, मेरे वालिद साहब ने कहा था कि यार बस करो, बहुत हो गया। तो आई मीन जो प्रोमिनेंट इत्तेफाक से हुए वो नेगेटिव हुए। दूसरा ये था कि अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में भी पिजन होलिंग की आदत है कि बस अब इसको यही करवाएं। आपको याद होगा 80s की फिल्मों में एक हजरत थे जो इंडियन फिल्मों में पुलिस ऑफिसर बनते थे, वो जिंदगी में पुलिस ऑफिसर ही बने, या फिर जिंदगी भर माँ ही बनी है। एज एन एक्टर आई कांट, एज अ थिएटर ट्रेड एक्टर आई कांट सर्वाइव दैट। सो लेकिन संगमरमर अगर हम बात करें, संगमरमर जो ड्रामा था उसमें भी आपका जो किरदार था वो बड़ा मतलब इम्पैक्टफुल था वो। बिल्कुल, उसको मैं नेगेटिव नहीं कहता लेकिन इम्पैक्टफुल था। जैसे आनंद था, दैट वाज वेरी पॉजिटिव। फारूक साहब, ये क्या उमैर के अंदर कोई ऐसी नेगेटिव क्वालिटी है कि जिसकी वजह से सब लोग इनको नेगेटिव किरदार देने की कोशिश कर रहे होते हैं? क्या ये इंस्पायर हो जाते हैं पर्सनालिटी से इनकी? मेरे अंदर का राणा जाग जाता है। अब नेगेटिव कर रहा है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट ना, तो ये बड़ी बात है। अच्छा, ये तो एक आर्टिस्ट रह गई है, छोटी माजिबी, तो मैं थोड़ा सा उसको भी दिखाना चाह रहा हूँ। आ जाओ। लाए जी, बिल्कुल लाए जी। छोटी माजिबीन। अरे वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। अदाकारी जो है वो आपको आसान लगती है या मुश्किल लगती है? थोड़ी बहुत मुश्किल भी लगती है और आसान भी लगती है। डांट पड़ती है? नहीं। मैंने इसको कहा यमुना की ड्रामे देखा करो बस। जबरदस्त, बेहतरीन। यमुना के ड्रामे देखा करो, बिल्कुल। ग्रेट। अच्छा, हमारे साथ जो ड्रामे की जो राइटर है जंजीबिल, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जंजीबिल, ये बताइए कि ये जो ड्रामा सीरियल है प्यार के सदके, इसकी कहानी बाकी ड्रामों से बड़ी मुख्तलिफ है और उसकी वजह से ज़ाहिर है ड्रामा देखने वालों ने बड़ा इसको पसंद किया। तो कहानी का आइडिया कैसे आया, किस तरह लिखी ये कहानी? प्यार के सदके की कहानी जो है, सबसे पहले तो मेरे जहन में कैरेक्टर्स आए थे और एक बेसिक आइडिया आया था कि अगर दो मासूम मिजाज के लोग जो हैं और उनकी एक तरह से बॉन्डिंग कर दी जाए और उनकी शादी अगर हो जाती है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तो बस फिर इस तरह से इसकी कहानी बन गई। अच्छा जंजीबिल, ये भी बताइएगा कि मासूम लड़की के बजाय एक मासूम लड़का जिसकी ज़िंदगी के तमाम फैसले उसके सौतेले बाप के हाथ में होते हैं। अच्छा, फिर सौतेला बाप जो है उसकी हर बात को बिला वजह तनकीद का भी निशाना बनाता है और वो जो है वो ज़िंदगी का हर मैदान हो, चाहे जो भी वो कर रहा हो, हर तरह से ही नाकाम भी है। अच्छा, आमतौर पर ऐसा किरदार लड़की का होता है, ज़्यादातर ड्रामों में इस तरह आजकल यही चल रहा होता है। तो ये लड़के का ख्याल आपको किस तरह आया कि आप लड़के को इस तरह से ज़रा मजलूम सा और ज़रा मासूम मिस्कीन सा दिखाएं?
अगर मुझे यकीन है कि सब लोग गौर से देख रहे हैं तो ये कहानी सिर्फ अब्दुल्ला की नहीं है, ये कहानी महजबीन और अब्दुल्ला की है। तो मैं ज़रूर आपकी ये तस्हीह करना चाहूँगी कि कहानी सिर्फ लड़के की नहीं है, कहानी लड़का और लड़की दोनों की बॉन्डिंग की है। तो ये कहना कि ये कहानी सिर्फ अब्दुल्ला की है, ये बिल्कुल गलत सही है। अच्छा, अब ये चूंकि मासूम लड़के लड़की की बात हो रही है तो जो मासूम लड़के हैं उनसे भी जरा बात कर लेते हैं ना कि बिलाल, आप का जो किरदार है वो जितना मासूम है, आप असल जिंदगी में भी उतने मासूम हैं? काश काश यानी आपके अंदर बिल्कुल मासूमियत मिस्कीनियत नहीं है? सर काश। हाँ, फिर तो यानी कि आपके लिए भी ये किरदार करना मुश्किल था क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी से ऑपोजिट है। हाँ बिल्कुल, दैट मेक्स यू अ गुड एक्टर, इसका मतलब है ना यार, आप मेहनत करते हैं, एफर्ट अच्छा, करते हैं। वैसे यमुना से पूछते हैं, एक अच्छे एक्टर में, अच्छे अदाकार में यमुना आपके ख्याल में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अच्छी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए उसकी। हाँ ये बात है, आई ऑब्जर्व थिंक करके ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करती है। आपके इर्द गिर्द जो है, हमारे इर्द गिर्द बड़े सारे किरदार घूम रहे होते हैं, तो अगर मैं तो बड़ा ऑब्जर्व करती हूँ और मैं कहती हूँ कि अच्छा हाँ, ये देखें कैसा कैरेक्टर, इसको छापा जा सकता है, इसको यूज किया जा सकता है, इसकी कुछ चीजें तो जो है वो यकीनन ऑब्जर्वेशन मुझे ऐसा लगता है। और एक बस बात है, खुदादाद सलाहियत जिसमें होती है वो तो डेफिनेटली मैचलेस होता है। तो ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं, बाकी मेहनत तो करते जाएं तो आपको कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। संजबील की तरफ दोबारा जाते हैं और जरा उनसे पूछते हैं। संजबील, ये बताइए, जो टीवी की जो आम कहानियों के बरक्स जिनमें वो दिखाते हैं ना, खवातीन साजिशें कर रही होती हैं, प्यार के सदके में एक मर्द है सरवर, वो घर में साजिशें करता हुआ पाया जा रहा है, तो अब ये क्या आम जिंदगी में इस तरह के किरदार होते हैं? आपने किसी से इंस्पिरेशन ली? जी हाँ, मेरे ख्याल में कि बुराई जो है वो करने की कैपेसिटी मर्द और औरत दोनों में बराबर होती है। ऐसा नहीं होता कि साजिशें, मक्कारियाँ, यारियाँ सिर्फ औरत कर सकती है या सिर्फ मर्द कर सकता है। बुराई तो बस बुराई है, जिसके भी दिल में आ जाए वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना उसमें कुदरती तौर पे गुनाह करने की सलाहियत अल्लाह ने रखी है, उस तरह से वो उस तरह से परफॉर्म करता है। तो इसके लिए बिल्कुल ऐसे कैरेक्टर्स हमारे घरों में, हमारे माशरे में पाए जाते हैं और लड़कियों को फोर्स किया जाता है कि वो खामोश रहें, वो ना बोलें। और बाज़ रिश्ते तो इतने मोतबर होते हैं कि बच्चियां हमें बता भी नहीं सकती हैं। तो जिस तरह से सरवर का कैरेक्टर है, तो मेरे ख्याल में कि बिल्कुल हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। जब अच्छा संजबील साहबा, जाते जाते इस ड्रामे के हवाले से आम लोगों को आप क्या पैगाम देंगी? मुझसे आप लोगों ने पूछा है कि इस ड्रामे में लोगों के लिए क्या पैगाम है। इस ड्रामे में आम लोगों के लिए ज़्यादा पैगाम है और ख़ास तो होते ही ख़ास हैं। आम लोगों के लिए ये पैगाम है कि आप ख़ुद को ख़ास समझा करें, क्योंकि अल्लाह ने किसी भी इंसान को खाली हाथ इस दुनिया में नहीं भेजा है। चाहे वो कितना ही ज़हीन क्यों ना हो, या हम उसे कह दें कि इसकी ज़हनी सलाहियत तो बहुत अच्छी है और बहुत ज़हीन है, लेकिन उसमें हुस्न मौजूद नहीं है, और कोई जो है बहुत सादा सूरत का भी हो सकता है, कोई किसी में कोई मोटा हो सकता है, कोई हद से ज़्यादा पतला हो सकता है। तो इस तरह के लोगों के लिए ख़ास पैगाम मेरा ये है कि आपके अंदर ज़रूर अपने आप को खंगालिए, देखिए आपके अंदर ज़रूर कुदरत ने कोई ना कोई खूबी रखी है, वही खूबी आपको ख़ास बनाती है और आप सब लोग ख़ास हैं। आप सब लोग अपने अपने ड्रामे के, अपने अपने ज़िंदगी के ड्रामे के हीरो और हीरोइन हैं। तो आप अपने आप को, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, कमाल की बात है। अच्छा, हम ज़रा यमुना की तरफ एक और सवाल लेके जाना चाहेंगे। यमुना, जब आपका वो जो सीन था जिसमें जब आपका रिश्ता हो रहा होता है, शादी हो रही होती है और वो लड़का भाग जाता है शादी के वक्त, तो उस वक्त क्या कैफियत थी? क्या सब्र किया था, शुक्र किया था? शुक्र किया था, अब्दुल्ला मिल रहा था। और फिर जब एक इतना अमीर लड़का जो है वो आपके पास आ गया, आपने कहा कि भाई ये तो लॉटरी लग गई है।
हाँ, लेकिन माजबीन को अमीर से कोई वो नहीं था, उसको था कि बस शादी हो जाए। अमीर का उसको, ये देखिए जंजीबील जी ने इतनी अच्छी बात की है कि इंसान की जो हर इंसान खास होता है, और इसमें बहुत अच्छा मुझे मैसेज लगा जो इन्होंने दिया। जितना खूबसूरत इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है उतना ही खूबसूरत पैगाम दिया है सबके लिए। हाँ, लेकिन आपके किरदार का तो मैसेज यही जा रहा है ना, जो आपने कहा कि बस शादी हो जाए, बंदा जो है वो अमीर हो ना हो, बस जिंदा हो, नब्ज चलती हो उसकी। माजबीन को तो यही चाहिए था, नब्ज चलती हो। अच्छा ठीक है, उमैर साहब की तरफ हमें जरा मुझे ले जाने दें। एक सवाल क्योंकि मैं उनसे भी पूछना चाह रही हूँ, यमुना आपसे भी मैंने पूछा था कि एक अच्छा अदाकार कौन होता है, उसमें क्या होना चाहिए एक इंसान को अच्छा अदाकार बनाने के लिए? बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी खूबियां। यमुना ने सही पॉइंट्स भी डाले। मेहनत ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक एलिमेंट जो कि मैं नोट कर रहा हूँ आजकल खास तौर पे हमारे बहुत सारे अदाकारों में चैलेंज है, वो ये है वल्नरेबिलिटी का। यू हैव टू बी एबल टू बी कंफर्टेबल विद योर वीकनेसेस। अपने आप को जरूरी नहीं है कि हर दफा एक ओला आपने चलाया रखा हो। वो कमजोर होने की जो सलाहियत है उसमें ही ताकत है। तो आई थिंक ऑल एक्टर्स हु आर गुड एक्टर्स आर इजी टू बी वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ पीपल। सही। गुड। और बिलाल की तरफ अगर हम यही सवाल लेकर जाएं, बिलाल क्या आपको लगता है कि कौन सी क्वालिटीज ऐसी हैं जो कि इंसान को अच्छा अदाकार बनाती हैं? आई थिंक पेशेंस और आप कितने कंसिस्टेंट हो, कितना हार्ड पेशेंस तो अच्छा डायरेक्टर में होना ये चाहिए। सबकी अपनी अलग अप्रोच होती है। मेरे नज़दीक ये अगर आप कंसिस्टेंट होकर काम कर रहे हो, यू हार्ड वर्किंग एंड आपके पास पेशेंस है एंड यू आर मेकिंग द राइट चॉइसेस, आई थिंक ये एक बेसिक क्वालिटीज़ होती हैं जो हर एक्टर में होनी चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी राय होती है। राइट चॉइस इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स और प्रोजेक्ट एनी। हाँ, ये तो बाद में पता लगता है बाज़ औकात कि भाई ये कैरेक्टर अच्छा हो गया या बुरा हो गया, या अवाम में पजीराई हासिल हुई या नहीं हुई। अच्छा फारूक साहब जी, आपका इस पे क्या मौकफ है? अच्छा अदाकार कैसे बनता है या कौन होता है अच्छा अदकार? अच्छा, वो जो डायरेक्टर की सुन ले या वो जो अलग करके दिखाए कुछ? आपसे जरा सवाल की नौयत थोड़ी सी बॉडी ना बनाए, परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें। किसी आर्टिस्ट को बनेगा कि यार परफॉर्मेंस पे तवज्जो दे, कह रहा मैं जिम जो है ना ज्वाइन कर लिया मैंने। जिम से क्या था? तो जो है ना ये है। बाकी जाहिर है जिंदगी सिखाती है, और मैं समझता हूँ आर्टिस्ट जो है वो नेचुरल होता है। हाँ, वो कितनी ठीक है, मेहनत अपनी जगह पे एक है, पर जो नेचुरल होता है वो मेहनत करता है तो और निखार आ जाता है। नहीं तो मुझे मैंने जिस तरह किया कि एक बंदा है, जैसे यमुना को देख लें या बिलाल या उमर भाई को देख लें, तो ये जब स्क्रीन पे आते हैं तो इनको भी पता नहीं होता कि कर क्या रहे हैं। इतनी नेचुरल एक्टिंग, जबरदस्त। तो ये बड़ी क्वालिटी है। हाँ। अच्छा, इसके म्यूजिक के हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा था फारूक साहब कि जो म्यूजिक है वो बड़ा ही डिफरेंट किस्म का म्यूजिक है, बड़ा अच्छा इसका साउंड ट्रैक है, और खास तौर पर टीजर्स में, प्रोमोज में भी और दरमियान में भी जो एक म्यूजिक का जो इसके अंदर तड़का लगा हुआ है, वो कितना ज़्यादा अहम है इस ड्रामे की सक्सेस में, और उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया था या उसको बनाने का क्राइटेरिया था, उसमें आपका कितना किरदार था? अच्छा, ये क्योंकि ये सिंधी सॉन्ग है मोहम्मद यूसुफ का 50 साल पुराना। हाँ, मैंने वहां से ना इसको लिया है प्यार के साथ। जान हमने तो इसमें 4 चांद लगा लिए हैं, और जो है ज़ाहिर क्रेडिट मैंने एंड क्रेडिट में भी दिया है इसका कि वहां से हमने लिया है। और बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अहम रखता है। उसका काम जो है ना बड़ी बारीकी से किया जाता है। कहीं कहीं पे हम लोग गलती भी कर लेते हैं म्यूजिक जो है ना उस हिसाब से। तो ये है कि कहीं आपको मिलेगा लाउड मिलेगा, कहीं आपको बिल्कुल, जैसे खास तौर पे ये जो यमुना के जो सीन्स हैं, जो इसके फादर के डेथ की सीन, उसमें आप देखेंगे आपको म्यूजिक कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। बाकी पूरी तवज्जो जो है परफॉर्मेंस पे चली जाती है। म्यूजिक कम है, आप बोल के देखेंगे वायलिन है कहीं कहीं हल्का सा, बाकी नहीं है। इसकी डॉलक्स पे तो बिल्कुल नहीं है। ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा, फाइनली क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, बातें तो ज़ाहिर है आप लोगों से बड़ी ज़बरदस्त हो रही हैं और बहुत कुछ पता चल रहा है कि किस किस के जहन में क्या चल रहा है और क्या वो करने वाला है। लेकिन फाइनली फैंस के लिए मैसेज हम ले लेते हैं। यमुना, आप बताइए आपके फैंस के लिए क्या मैसेज है?
मेरे फैंस के लिए ये मैसेज है कि इस ड्रामे को और इन तमाम किरदारों को इतना ज़्यादा प्यार करने का बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा। मैं तो यहाँ पे टेक्सास में रहती हूँ, तो मुझे तो ना सिर्फ पाकिस्तानी और बहुत सारे डिफरेंट नेपाल और बांग्लादेश और इंडिया, पता नहीं कहाँ के लोग जो है वो कहीं मिलते हैं मुझे बाहर, तो बहुत ज्यादा इसको जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। तो उन सबके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। और बस अब 2-3 किस्तें रह गई हैं, तो एंजॉय कीजिएगा। और ग्रैंड फिनाले आने लगा है इसका। उमैर साहब आपकी तरफ आते हैं, आपका क्या पैगाम है लोगों के लिए? मेरा तो जी फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इस टीम के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ पर्सनल बहुत सारे लेसन्स लर्न करने को मिल रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वन, तरबियत अच्छी करें, बच्चों के ऊपर प्लीज तवज्जो दें। आई थिंक मैंने बार बार कहा, कोई भी पैदाइशी सर्वर नहीं होता, ये हम बनाते हैं, इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी। दूसरा, एहसास बढ़ाएं, नीड मोर एम्पैथी इन दिस सोसाइटी, ताकि लोगों का ज्यादा एहसास हो कि जो मासूम है वो बेवकूफ या बोंगा नहीं है, वो प्योर है, तो उसका मजाक ना उड़ाया जाए। और तीसरा, मेरा जो पब्लिक के लिए हमेशा ये रहा है, फॉर द ऑडियंसेस पर्टिकुलरली, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड प्रेयर्स। आई थिंक वी बीन ओवरवेल्म्ड अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी गुजारिश आप लोगों से होगी, अब एक ही रेस्टोरेंट में एक ही खाना खाते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, तो अब मुख्तलिफ मेन्यू को एक्सप्लोर करें, ताकि हम नेटवर्क के जरिए हम लोग और भी मुख्तलिफ किस्म की चीजें लेके आए। हॉरर लाएं, हॉरर बहुत हो गया, चलो हम सारे जॉनर्स को एक्सप्लोर करें। बिल्कुल। बिलाल अब्बास, फाइनली आपका क्या मैसेज है? आपने बिलाल अब्बास, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी बिलाल, आपका फाइनल मैसेज अपने फैंस के लिए। मैं बस उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस प्ले को इस तरह की रिकग्निशन मिलेगी, कैरेक्टर्स को इस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा। सो आई एम रियली हैप्पी। और अभी आई थिंक 3-4 एपिसोड्स रह गए, सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो देखें, एंजॉय करें, एंड जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है उन लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आप सबका। टिल द एंड आप लोगों ने वक्त दिया और मजेदार बातें हुई, जबरदस्त काम भी कर रहे हैं, जबरदस्त अदाकारी, और बस कुछ ही किस्तें रह गई हैं, अब सबने देखनी है, हमने भी देखनी है, आप लोग भी देखिएगा, और फिर टीम को फीडबैक दीजिएगा इनके अकाउंट्स पर, हमारे अकाउंट्स पर, पेजेस पर, कि कैसा लगा आपको। बिल्कुल। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।